Hello students, today in this lecture I will discuss with the energy stored between the plates of the capacitor. Then we are going to discuss the concept of common potential. Fine? Okay. Now let's start. Now energy stored between the plates of capacitor. और फ्रेंड्स ये डेरिवेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आएगी तो 3 मार्क्स में आएगी. ठीक है? ओके. अब ध्यान से देखिए बेटा. लेट अस सपोज से इट इज द कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी. ओके. कैपेसिटर कनेक्टेड विद द बैटरी. Let us suppose say that V be the applied potential difference between the plates of the capacitor. C be the capacitance. Okay. Now, as the capacitor is connected with this battery, then on the account of the applied potential difference, this capacitor it will store some charge. Okay. Now, let us suppose say that plus Q be the charge stored by the capacitor. Now, when the charge is stored completely by the capacitor, then there is no further use of the battery. And remember. बेटा जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ेंगे तब तक तो बोलेंगे कि चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर बाय द बैटरी इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस. ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस. बैटरी को लगाएंगे, लगाते ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. चार्ज होने के बाद अब बैटरी को लगा रहने दो या हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कैपेसिटर ने जितना चार्ज स्टोर करना था कर चुका है. बैटरी अगर आप विड्रॉ कर लोगे तो ऐसा नहीं होगा कि कैपेसिटर से चार्ज निकल जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ने तो चार्ज स्टोर कर लिया. समझ आ गई ये बात? क्लियर? अब ध्यान से सुनिए. अब बेटा कैपेसिटर ने ये जो चार्ज स्टोर किया है ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से है. तो ये जो बैटरी है ये एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगी जो कैपेसिटर को चार्ज कराएगा. तो कैपेसिटर ने चार्ज स्टोर किया, मतलब कैपेसिटर ने एनर्जी स्टोर किया इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. किसकी फॉर्म में किया? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में. बात समझ आ गई? क्लियर? क्योंकि कैपेसिटर पर चार्ज है. अब बेटा ये चार्जिंग है. क्लियर? हमने तो बोल दिया कि कैपेसिटर को जैसे ही बैटरी के साथ कनेक्ट किया तो ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो जाएगा. लेकिन स्टार्टिंग में इनिशियली द चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज 0 एंड व्हेन द चार्जिंग इज कंप्लीट देन द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज Q. तो मतलब बेटा कैपेसिटर पर जो चार्ज इंक्रीज हुआ दैट इंक्रीज फ्रॉम 0 टू Q. बात समझ आई? क्लियर हो गई बात? ओके. तो बेटा कैपेसिटर की चार्जिंग किसने की? बैटरी ने की. तो बैटरी वो एक्सटर्नल एजेंट है जिसने चार्ज सप्लाई किया. पल्ले पड़ गई बात? तो मतलब बेटा बैटरी ने क्या किया, जब चार्ज सप्लाई कर रहा है और कैपेसिटर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रहा है ड्यू टू द चार्ज स्टोर्ड बाय इट, तो इट मींस बैटरी ने वो एनर्जी सप्लाई किया. मतलब बेटा बैटरी ने कैपेसिटर पे वर्क किया. क्लियर हो गई बात? समझ आ गई बात? ओके. तो हमें पहले वर्क डन कैलकुलेट करना है. वर्क डन बाय द बैटरी इन सप्लाइंग द चार्ज, द टोटल चार्ज से प्लस Q टू द कैपेसिटर. गॉट इट? फिर बाद में बोलेंगे कि दिस वर्क डन बाय द बैटरी इन सप्लाइंग द चार्ज प्लस Q टू द कैपेसिटर, इट विल अपीयर एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? तो चलिए जल्दी से आप ये हेडिंग कॉपी करिए, फिगर कॉपी करिए. Yes, so it's done. Okay. अब ध्यान से देखिए. Let us suppose से फर्स्ट प्लेट है पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ, इंड्यूस पॉजिटिव चार्ज आगे फ्लो कर गया था, काम खत्म हो गया था बैटरी का. और बेटा कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है. क्लियर? गॉट इट? अब बेटा मैं कंसिडरेशंस डिक्टेट कर रहा हूं, आप नोट करें. कंसिडर द कैपेसिटर having the capacitance C, capital C,
connected with the battery, full stop. Let V, capital V, be the applied potential difference between the plates of the capacitor, full stop. Let dW, small d capital W, ऐसे स्मॉल d कैपिटल W, ठीक है। तो हम बोलेंगे बेटा कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज जब बैटरी ने कैपेसिटर को सप्लाई किया तो बैटरी ने स्मॉल वर्क किया, ठीक है, ठीक है। नाउ लेट dW बी द स्मॉल वर्क डन बाय द बैटरी इन सप्लाइंग द स्मॉल चार्ज dQ टू द कैपेसिटर। ओके, अब ध्यान से देखिए बेटा, वर्क डन कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस से बढ़ाया था। वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल्स टू चार्ज मूव्ड मल्टीप्लाइड विद द पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर। अब हमने बैटरी लगाया, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस कैपिटल V है, और हमने बोल दिया कि जो चार्ज सप्लाई बैटरी ने किया दैट इज dQ। तो मतलब बेटा सर्किट में जो चार्ज घुमा दैट इज से dQ। क्लियर। सो दिस dW is written as say dQ multiplied with V. Okay, dQ is the small charge supplied by the battery to the capacitor. Okay, and dW is the small work done by the battery. बात समझ आई? बढ़िया। Now, by definition of capacitance, we can say that Q is equals to CV. ओके, कॉपी करें आप। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखें वेयर Q is the total charge stored by the capacitor। हो गया। अब बेटा तो V का वैल्यू निकालें। V is written as Q divided by C। अब ये V का वैल्यू उठा के यहां पे डालें। So thus dW is written as say Q divided by C multiplied with dQ। क्लियर। तो स्मॉल वर्क डन का एक्सप्रेशन चार्ज और कैपेसिटेंस की टर्म्स में हमने निकाल लिया। सॉरी। अब बेटा इनिशियली चार्ज ऑन द कैपेसिटर वाज 0 एंड फाइनली द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर वाज से प्लस Q। तो बेटा चार्ज बैटरी ने जो कैपेसिटर को सप्लाई किया था वो स्मॉल लंप्स में सप्लाई किया था, ठीक है, और हर लंप को हमने dQ मान लिया था। तो बेटा एक लंप में जब चार्ज सप्लाई किया तो स्मॉल वर्क किया, तो टोटल चार्ज सप्लाई करने में वो जो स्मॉल लंप्स हैं चार्ज के जिनको बैटरी ने सप्लाई किया था उसमें जो टोटल वर्क हुआ होगा सबको उठा करके ऐड कर देंगे। टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क डन बाय द बैटरी कैसे निकालेंगे, वो जितने भी स्मॉल वर्क डन थे सबको उठा के ऐड करेंगे। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, आप स्टेटमेंट लिखें लेट W बी द टोटल वर्क डन बाय द बैटरी, let W be the total work done by the battery in supplying the charge plus Q to the capacitor, and this work done can be calculated by integrating the above expression within proper limits। तो बेटा टोटल वर्क डन निकालना है, टोटल वर्क डन निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट करेंगे विद इन द प्रॉपर लिमिट्स। सो लेट अस से Q by C मल्टीप्लाइड विद dQ फ्रॉम 0 to Q। बात समझ आई? जल्दी से कॉपी करें इसको, जल्दी से कॉपी करिए। डन। अब आगे कंटिन्यू करते हैं।
Now this work done W is written as 1 by C. बेटा Q by C था तो 1 by C इंटीग्रल से बाहर लेते हैं क्योंकि C तो कांस्टेंट है. Then we are left with from 0 to Q, integral from 0 to Q, Q into say dq. Got it? तो बेटा Q dq को इंटीग्रल करते हैं तो हमें मिलेगा 1 by C multiplied with Q square by 2. Limits they are from 0 to Q. Got it? Limits को प्लेस करते हैं. So this W is written as 1 divided by 2C Q square minus 0 square. बात समझ आ गई? So this W is written as say Q square divided by 2C. Okay? ज्यादा अच्छा ऐसे लिखें. This W is written as 1 divided by Q square by C. कॉपी करें जल्दी से कॉपी करें. यस डन. नाउ नेक्स्ट लाइन में लिखें दिस वर्क डन बाय द बैटरी will appear as the electrostatic potential energy stored in the form of electric field between the plates of the capacitor. Full stop. Next line में लिखें let U, capital U, be the electrostatic potential energy stored between the plates of the capacitor. So students, according to principle of conservation of energy, we are going to say that this work done, it will appear as the electrostatic potential energy between the plates of the capacitor. Got it? Yeah. This U, capital U, it was the electrostatic potential energy stored between the plates of the capacitor. So this capital U, it was equals to say W. So this capital U is written as 1 divided by Q square by C. We are going to call this as the equation number first. ठीक है बेटा, ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है मैं आपको यहाँ पे 3 रिलेशन दूंगा. ये फर्स्ट रिलेशन है. नेक्स्ट लाइन में लिखें द इक्वेशन फर्स्ट इज द चार्ज कैपेसिटेंस रिलेशनशिप. बेटा इक्वेशन फर्स्ट क्या हो गया? चार्ज कैपेसिटेंस रिलेशनशिप हो गया. समझ आ गई बात? ओके. अब ऑल्सो यू कैन से नाउ दिस Q is written as CV. डेफिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस था बेटा. Q का वैल्यू यहां पे लगाए. सो दिस U is written as 1 divided by 2 से C square V square divided by C. कैंसिल करें. सो दिस U is written as 1 divided by C V square. 1 divided by 2 C V square. इस इक्वेशन को बोले इक्वेशन नंबर सेकेंड. इस इक्वेशन को बोले इक्वेशन नंबर सेकेंड. नेक्स्ट लाइन में लिखें द इक्वेशन सेकेंड इज द capacitance potential difference relation. The equation second is the capacitance potential difference relation. Done? Okay. फिर दोबारा करते हैं. अब क्या नहीं बेटा, C का वैल्यू निकालेंगे यहां से. Also we can say that the C is written as say Q divided by V. C is written as Q divided by V. तो C का वैल्यू यहाँ पे लगाए. So this U is written as say 1 divided by 2 Q square divided by Q by V. बेटा एक Q से Q को कैंसिल करने. So this U is written as 1 divided by Q multiplied by V. इसको बोले it is the equation number 3.
इसको बोले इक्वेशन नंबर थर्ड। नेक्स्ट लाइन में लिखें, द इक्वेशन थर्ड इज द चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन। चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन, बात समझ आ गई? ओके ओके, तो बेटा ये एनर्जी स्टोर का काम कंप्लीट हो गया। अभी बात करते हैं एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर तो निकाल लिया, अब एनर्जी डेंसिटी कितना है बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो एनर्जी डेंसिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डेंसिटी की बात होती है तो क्या होता है, दैट फिजिकल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी इट विल बी द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम बाय द कैपेसिटर। ओके, सो एनर्जी डेंसिटी बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, कॉपी करें। कॉपी करिए, फिगर कॉपी करिए। डन। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कंसिडरेशंस लिखवा रहा हूं, जल्दी से लिखिए। लेट कैपिटल ए बी द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड स्मॉल डी बी द डिस्टेंस between the plates of the capacitor. Full stop. Next line में लिखें, let V be the potential difference. Let V be the potential difference applied across the capacitor and C be the capacitance. ओके, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट यू कैपिटल यू बी द एनर्जी स्टोर्ड in the form of electric field between the plates of the capacitor. ओके, अब ध्यान से देखिए। तो स्टूडेंट्स पहले तो बात करेंगे एनर्जी स्टोर की। यू इज रिटन एज से 1/2 ऑफ से सी। हम बेटा कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन यूज करेंगे। बात समझ आ गई? समझ आ गई ये बात? हमने अभी कैलकुलेट किया था, पहला एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, u वॉज इक्वल टू हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ओके, एक सेकेंड रुकिए, हाफ सी वी स्क्वायर, सॉरी, U is equals to half CV square। हमने पहला एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया था, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। क्यू का वैल्यू लगाया था CV, C से C का कैंसलेशन हुआ था तो हाफ CV स्क्वायर आ गया था। तो चार्ज ये सारे कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिफरेंस रिलेशन यूज किया। गॉट इट? अब ध्यान से देखिए, C कैपेसिटेंस था, पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर था। गॉट इट? नेक्स्ट लाइन में लिख लें, C, मेरे ख्याल से मैं शायद लिखवा चुका हूं, दोबारा लिखने की जरूरत है। तो पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज A एप्सिलॉन नॉट बाय D। बात समझ आ गई? और बेटा जो अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखना है, सो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस। ओके, और बेटा गॉस लॉस में हमने किया था इलेक्ट्रिक फील्ड वाज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन। ठीक है बेटा, सिग्मा था सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको आप लिखेंगे चार्ज अपॉन एरिया। बात समझ आ गई? तो बेटा सिग्मा का वैल्यू यहां पे डालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू की टर्म्स में आ जाएगा, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहां पे लगाएंगे। सो आई कैन से दैट दिस V इज रिटन एज से Q डिवाइडेड बाय A एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा का वैल्यू यहां पे डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया Q बाय A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है,
बात समझ आ गई, इनटू डी। तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू, ये था कैपेसिटेंस का वैल्यू। पल्ले पड़ गई बात। अब एक काम करते हैं, दोनों वैल्यूज लेते हैं, यहां पर डालते हैं, ठीक है। ये काम करें, एक काम करते हैं, चार्ज की टर्म से ना निकाल करके हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म से निकालते हैं, क्योंकि आपके एनसीईआरटी के अंदर सरफेस चार्ज डेंसिटी की टर्म्स में ही डिफाइंड है, चार्ज तक नहीं पहुंचे हैं, ठीक है। तो अगर आप चार्ज तक निकालना चाहते हैं, चार्ज तक निकाल लें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक काम करें, तो बेटा जितना आपकी बुक्स में अवेलेबल है सिर्फ उतना करते हैं। सो दिस V is written as सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद, इतना करते हैं। ये बात समझ आ गई। तो अब ऐसा करते हैं, C का वैल्यू और V का वैल्यू दोनों वैल्यूज यहां पे डालते हैं। now this U is written as say 1 divided by 2, पहले C का वैल्यू डालें। C is written as A epsilon naught by D, then V का स्क्वायर करना, so V is written as ये काम करते हैं, थोड़ा ऊपर से करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी लंबी जाएगी। U is written as, मैं दोबारा से कर रहा हूं, 1/2 C का वैल्यू डाल रहे हैं, A epsilon naught by D, V का वैल्यू डाल रहे हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड विद D का स्क्वायर। पल्ले पड़ गई बात। So this U is written as 1/2 of A epsilon naught by D multiplied with sigma square multiplied with D square divided by epsilon naught square। इतना काम क्लियर हो गया। तो बेटा एक D से एक D को कैंसिल करते हैं, एक epsilon naught से एक epsilon naught को कैंसिल करते हैं। So this U is written as 1/2 of A, यहां पर तो A बच गया, सिग्मा स्क्वायर था, वहां पर D था, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया आपका एनर्जी स्टोर का एक्सप्रेशन। बल्ले बड़ी बात। अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, एनर्जी डेंसिटी लिखिए, अंडरलाइन करिए, उसको अंडरलाइन करिए, मैं डिफाइन करवा रहा हूं। इट कैन बी डिफाइंड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम stored between the plates of the capacitor. Done. Next line में लिखें, let small u छोटा u, let small u be the energy density between the plates of the capacitor. Okay. Now as per definition, the small u is written as energy stored per unit वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, अब ध्यान से देखिए, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर क्या हो जाएगा, इट इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम, एरिया ऑफ द प्लेट्स मल्टीप्लाइड विद द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ आ गई बात, वैल्यूज लगा दें यहां पर। So the small u is written as, कैपिटल U का वैल्यू लगाएं पहले, 1/2 A सिग्मा स्क्वायर इंटू D डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, पर यूनिट वॉल्यूम करना है तो मल्टीप्लाइड विद वॉल्यूम करें, वॉल्यूम इज कैपिटल A मल्टीप्लाइड विद D। समझ आ गई बात। स्मॉल d से स्मॉल d को कैंसिल कर लें, A से A को कैंसिल करें, सो स्मॉल u इज रिटन एज से 1/2 सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिंपल सी बात समझ आ गई, इतना काम क्लियर हो गया। तो हमने यहाँ पे एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट किया है इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ओके ओके बेटा, हेडिंग डालें, यहाँ पे काम खत्म हो गया, हेडिंग डालें कॉमन पोटेंशियल। चलिए मैं पहले लिख रहा हूं, कॉमन पोटेंशियल पहले समझा रहा हूं, पहले समझ ले, कॉपी मत करना, जब बोलूंगा तब करना, ठीक है।
पहले समझ ले, मान लेते हैं बेटा ये कोई भी एक स्फीयर है, ये कोई भी एक स्फीयर है एंड द स्फीयर इज प्लेस्ड ऑन द इंसुलेटेड स्टैंड, ठीक है। Let us suppose say that plus Q1 is the charge supplied to the sphere. It is say the metallic conductor. Then this charge plus Q, it will get uniformly distributed over it. Okay? And on the account of the charge supplied, this sphere, it will have some potential. Let us suppose say that V1 is the potential of the sphere. ये बात समझ आए? Okay? अब एक और काम करते हैं। ये बेटा कोई second sphere है। It is also placed on the insulated stand. Got it? Let us suppose say the sphere A, and I am calling this sphere as say the sphere B. Okay? And now what we are doing? Let us suppose say that plus Q2 is the charge supplied to the sphere C, and the sphere B is again the conducting sphere. So since this charge say plus Q2, it will get distributed over its surface, and again on the account of this charge supplied, okay, some potential of the sphere is raised. That is, this sphere will have some potential. Now let us suppose say that V2 is the potential of the sphere B, which is raised due to the charge on it. Now clearly in this illustration, what we have in this illustration, we are having two different conducting spheres. Okay? Two different conducting spheres which are charged to different potentials. दोनों का potential different है। ये बात समझ आ गई? Clear? अब हम क्या करेंगे? अब बेटा हम इन दोनों spheres को physically contact में रख सकते हैं या फिर एक वायर से कनेक्ट करते हैं। समझ आ गई बात? अब बेटा जब हमने कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशंस किए थे, सर्किट्स किए थे, तब समझाया था वायर से जो कुछ भी कनेक्ट हुआ दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। फिजिकली कांटेक्ट में रखा तब भी दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है। ये बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर है? अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, लेट अस सपोज से it is say the sphere A and this was say the sphere B. Both the spheres, they were charged, their potentials are different. Clear? Now let us suppose V1 was the potential of the sphere A and V2 was the potential of the sphere B. Let us suppose that V1 is greater than V2. Let us make a supposition that V1 is greater than V2. Now, let us suppose both the spheres, they are connected by a wire. We are just connecting them by a wire. Then what will happen? Then since positive charge, some positive charge will flow from हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल रीजन। पहली बात समझ आ गई बेटा? जब कनेक्शंस किए पहले तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था। जब दोनों का पोटेंशियल डिफरेंट था और जब आपने वायर से कनेक्ट किया तो मतलब दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। बेटा जब पोटेंशियल सेम होता है तो कैसे होता है? पॉजिटिव चार्ज हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल रीजन की तरफ फ्लो करता है। किधर फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा। अब हमने क्योंकि कंसीडर कर लिया कि V1 is greater than V2, that means the potential of the sphere A is somewhat greater than the potential of the sphere B. Now it is quite obvious that some charge will flow from the sphere A towards the sphere B. और ये चार्ज फ्लो कब तक होगा? ये चार्ज फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। पल्ले पड़ गई बात? ठीक है। अब होता क्या है, ये फिर से ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जैसे ही आप वायर से कनेक्ट करते हैं तभी जितना रिक्वायर्ड चार्ज है वो फ्लो कर जाता है और दोनों का पोटेंशियल इक्वल हो जाता है। बात समझ आ गई? समझ आ गई बात? तो क्या हुआ, लेट अस सपोज से मान लेते हैं कि प्लस क्यू चार्ज फ्लोज
in this direction, that is from the sphere A towards the sphere B. तो बेटा स्फीयर A से स्फीयर B की तरफ अगर प्लस Q चार्ज फ्लो करता है, स्फीयर A पर इनिशियली चार्ज था प्लस Q, तो अब बेटा स्फीयर A के ऊपर जो चार्ज बचेगा दैट इज से प्लस Q1 डैश, कुछ तो बचेगा, कुछ तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा, ठीक है। अब बेटा स्फीयर B पर पॉजिटिव चार्ज गया था, तो स्फीयर B का जो पॉजिटिव चार्ज कंटेंट था वो इंक्रीज हो जाएगा। स्फीयर B पे पॉजिटिव चार्ज कितना था पहले था प्लस Q2, तो अभी हो गया प्लस Q2 डैश। समझ आ गई बात? गॉट इट? ओके, अब ध्यान से समझिए मेरी बात। तो पहले वाली स्फीयर से पॉजिटिव चार्ज रिड्यूस हुआ, दूसरे वाली स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ। बेटा पोटेंशियल किसकी वजह से था? चार्ज की वजह से था। तो बेटा अगर स्फीयर A का चार्ज रिड्यूस हुआ तो मतलब यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू रिड्यूस होगा। स्फीयर B का अगर चार्ज इंक्रीज हुआ आफ्टर कनेक्शन तो इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा? चार्ज फ्लो तब तक करेगा जब तक दोनों पोटेंशियल सेम ना हो जाए। क्लियर? और मैंने आपको बता दिया कि सिंस जब आप वायर से कनेक्ट करते हैं तो ये एक क्विक प्रोसेस होता है, ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होता है, ठीक है। तो वायर से कनेक्ट करने के बाद में, ठीक है, चार्ज जो फ्लो कर चुका है, खत्म हो गई बात। जितना चार्ज फ्लो करना था कर चुका है। चार्ज फ्लो कंप्लीट होने के बाद दोनों स्फीयर्स का सेम पोटेंशियल होगा, दोनों स्फीयर्स का सेम पोटेंशियल हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों स्फीयर्स ने जो सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अटेन किया, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन पोटेंशियल। समझ आ गई बात? ओके, क्लियर? पहले मैं वर्ड्स में दे रहा हूं, तो फिर से पूरा इवेंट का एक ब्रीफिंग दे रहा हूं। जब भी कॉमन पोटेंशियल का फंडा आए या डाटा में ऐसा लगे, ठीक है, तो डाटा कैसा होगा? पहले हमारे पास में चार्ज बॉडीज होंगी। क्लियर हो गई बात? मैंने तो आपको यहां पे चार्ज स्फीयर्स का इलस्ट्रेशन लेकर के बात समझाई है। कुछ भी हो सकता है क्योंकि मुझे कॉमन पोटेंशियल पढ़ाना है कैपेसिटर्स में, तो अब की बारी चार्ज कैपेसिटर्स होंगे, ठीक है। तो मतलब इनिशियली हमारे पास में चार्ज्ड बॉडीज होंगी, उनके पोटेंशियल्स डिफरेंट होंगे। बाद में वायर से कनेक्शंस करेंगे, पॉजिटिव चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो ये जो सेम वैल्यू चार्ज्ड बॉडीज ने अटेन की आफ्टर कनेक्शन विद वायर, इसको बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। पल्ले पड़ी बात? तो कॉमन पोटेंशियल आपने हेडिंग डाला, अंडरलाइन कर लो उसको, उसके अगेंस्ट पहले एक स्टेटमेंट दे रहा हूं वो लिख लें। ये सारा कार्यक्रम बाद में कॉपी कर लेना। नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज द पोटेंशियल अटेन्ड बाय द डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज which were at different potentials and these charged bodies, ये काम करें, थोड़ा गड़बड़ हो गया है, मैं दोबारा लिखवाता हूं, लिखें, काट दें उसको, दोबारा लिखवा रहा हूं, दोबारा लिख लें। इट इज दैट पोटेंशियल अटेन्ड बाय द डिफरेंट चार्ज्ड बॉडीज when they are kept in contact or connected by the wire comma before connections or contact the charged bodies were at डिफरेंट पोटेंशियल्स। समझ आ गई ये बात? अब ऐसा करें, ये इलस्ट्रेशन कॉपी करें, यहां पर ये हमारा
ये हमारा इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल है, ठीक है, और उसके बाद ये हमारा फाइनल है, ठीक है, गॉट इट। याद रखें, चार्ज सप्लाई कर दिया था, इंसुलेटेड स्टैंड है, तो यहां पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस भी यूज होगा, गॉट इट। जल्दी से फिगर कॉपी कर लें। यस सो इट्स डन। अब बेटा एक काम करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, सो वी इज द कॉमन पोटेंशियल attained by the spheres, ऐसे लिखे, by the charged spheres A and B after connections. After connections by the wire. Got it? कॉपी करें इसको, कॉपी करें इसको। डन। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने बेटा कॉमन पोटेंशियल कॉन्सेप्ट कैपेसिटर्स में यूज करना है, और ये न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल आने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का फंडा यूज करेंगे चार्ज कैपेसिटर्स की रेफरेंस में अभी, ठीक है, ओके। अब ध्यान से सुने, हमारे पास कैपेसिटर्स होंगे, दो डिफरेंट कैपेसिटर्स होंगे, कैपेसिटेंसेस डिफरेंट होंगी, दोनों को चार्ज करेंगे यूजिंग द बैटरी, ठीक है, एंड द पोटेंशियल डिफरेंसेस, द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंसेस, दे आर आल्सो डिफरेंट, ओके। उसके बाद जब कैपेसिटर्स की चार्जिंग हो जाएगी, बैटरीज को हटा लेंगे, जैसा कि बताया जा चुका है कि बैटरी को लगा रहने दो या हटा दो, उसने जो चार्ज स्टोर कर लिया था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बैटरी हटाने के बाद हमें मिलेंगे चार्ज कैपेसिटर्स, जिनकी प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंसेस डिफरेंट होंगे, ओके। फिर इसके बाद ये हमारा इनिशियल कंडीशन हो जाएगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, हम चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। जब चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, देन द चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। कब तक? तब तक जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब बेटा चार्ज फ्लो होने के बाद ये जो
पोटेंशियल एक्वायर किया दोनों कैपेसिटर्स ने, दोनों चार्ज कैपेसिटर्स ने, दैट विल बी द कॉमन पोटेंशियल. क्लियर? ओके ओके. सो let us suppose say it is the capacitor whose capacitance is C1. It is the battery whose EMF is say V1. EMF होता है बेटा बैटरी ने जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया. बात समझ आ गई? EF की डेफिनेशंस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कुछ और होंगी, लेकिन यहां पे मैं सिर्फ उतना यूज कर रहा हूं जितना यहां पे रिक्वायर्ड है. तो since plus Q1 is the charge stored by this capacitor. Okay? यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज. Let us suppose say that it is say the other capacitor whose capacitance is C2. It is the other capacitor whose capacitance is C2. And V2 is the applied potential difference, मतलब बैटरी लगाया. And let us suppose say that plus Q2 is the charge stored by this capacitor. यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज. समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? अब बेटा चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद याद रखें, जब कैपेसिटर को आप बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो कैपेसिटर की चार्जिंग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस होती है. मतलब नेग्लिजिबली स्मॉल टाइम लगता है कैपेसिटर की चार्जिंग में. ठीक है? चार्जिंग कंप्लीट होने के बाद बैटरी का काम खत्म हो गया. अब बैटरी को लगा रहने दो या हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. जितना चार्ज स्टोर करना था कर लिया है. जब आप बैटरी को हटा देंगे तो ऐसा नहीं होगा कि चार्ज वहां से कहीं और चला जाएगा, क्योंकि जाएगा कहां? वो तो उसने स्टोर किया हुआ है. कहीं जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए जिस पर जाएगा. जब कुछ है ही नहीं तो जाएगा कहां? कहीं नहीं जाएगा. ठीक है? तो आफ्टर चार्जिंग क्या करेंगे? आफ्टर चार्जिंग हम बैटरीज को विड्रॉ करेंगे. आफ्टर चार्जिंग batteries are withdrawn. बैटरीज आर विड्रॉन. तो बेटा जब बैटरीज हटा लेंगे क्या बचेगा? बैटरीज हटाने के बाद में बचेंगे हमारे पास में चार्ज्ड कैपेसिटर्स. पहले वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज स्टोर्ड था दैट वाज say plus Q1, capacitance was say C1. V1 is the potential difference between the plates of the first capacitor. Okay? We are having the capacitor whose capacitance is C2 plus Q2 is the charge stored by the capacitor and V2 is the potential difference between the plates of the charged capacitor. Got it? तो स्टूडेंट्स ये इनिशियल कंडीशन, जैसा कि बताया था कॉमन पोटेंशियल में, इनिशियली हमारे पास में चार्ज बॉडीज होंगी. बॉडीज चार्ज है तो पोटेंशियल्स होंगे या पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे जिनका वैल्यू डिफरेंट होगा. पल्ले पड़ी बात. आप ऐसा करें, अभी कॉपी नहीं करना. ठीक है? पहले मैं कुछ डिक्टेशन दे रहा हूं, पहले आप उसे कॉपी करें. लिखे कंसिडर द कैपेसिटर्स having the capacitance of C1 and C2 connected with the batteries and the charge stored by them be plus Q1 and plus Q2 respectively. Full stop. Let V1 and V2 be the applied potential difference between the plates of the charged capacitors. और द कैपेसिटर्स लिखे, चार्ज हटा रहे हैं. चार्ज कैपेसिटर्स ना लिखें, सिर्फ कैपेसिटर्स लिखें. Let V1 and V2 be the applied potential differences across the capacitors. Done?
ये बात समझ आ गई? ओके, अब ऐसा करें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, आफ्टर चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर्स द बैटरीज आर विथड्रॉन। अब एक काम करें, जल्दी से ये फिगर कॉपी करें, ये फिगर अभी कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। डन। फिगर कॉपी करने के बाद लिखें, लेट प्लस क्यू बी द चार्ज ऑन द सिस्टम of the charged capacitors before their connections with each other. Okay? अब ध्यान से देखिए, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम निकालें। पहले वाले कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया दैट इज Q1, दूसरे कैपेसिटर ने जो चार्ज स्टोर किया दैट इज Q2, सो द टोटल चार्ज स्टोर is say Q and it will be equals to say Q1 plus say Q2. Clear? So it is the charge stored between the plates of the capacitor, or Q is the total charge on the system before connections of the different parts of the system. ये बात समझ आ गई? जल्दी से कॉपी करें, मिटा रहा हूं इसको। डन? ओके, अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें, नेक्स्ट लाइन में लिखें, नाउ दीज चार्ज कैपेसिटर्स, now these charged capacitors are connected with each other, are connected with each other. Full stop. Next line में लिखिए, if suppose V1 is greater than V2, ऐसे लिखना है, If suppose V1 is greater than V2, ऐसे लिखें, V1 is greater than V2. If suppose V1 is greater than V2, then some charge, then some positive charge लिखें, then some positive charge flows from the capacitor having the capacitance C1 towards the capacitor having the capacitance C2. And this charge flow continues till the potential difference across each capacitor becomes equal. Full stop. Let V be the potential difference which exists between the plates of the charged capacitors when they are connected with each other. Full stop. Next line में लिखें, this V is the common potential. This V is the common potential. Okay? अब जो फिगर बना रहा हूं वो कॉपी करना है। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों चार्ज कैपेसिटर्स को आपस में कनेक्ट करेंगे। मतलब बेटा पॉजिटिव प्लेट्स आपस में कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव प्लेट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे, तो कुछ चार्ज फ्लो करेगा फर्स्ट कैपेसिटर से सेकंड कैपेसिटर की तरफ। ठीक है, तो पहले वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज था वो रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। और बेटा कैपेसिटर, पहला कैपेसिटर कहां पे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। सेकंड कैपेसिटर कहां पे कनेक्टेड है, इट इज कनेक्टेड इन ए एंड बी। मतलब दोनों कैपेसिटर्स को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया था। बात समझ आई? क्लियर? तो जब आपस में कनेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सेम होगा। क्लियर? अब जैसे ही कनेक्शंस करेंगे कुछ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर गया, कब तक कर गया, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो गया।
तो ये जो V का वैल्यू है या ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों चार्ज कैपेसिटर्स के क्रॉस, इसको कॉमन पोटेंशियल हो गया। सो V इज द कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर? अब बेटा नेक्स्ट लाइन में लिखें, लेट Q डैश, ऐसे let Q dash be the total charge on the system after connections. Let Q dash be the total charge on the system after connections. और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? जितना पहले वाले पे दूसरे वाले पे दोनों को सम कर देते। So this Q dash is written as say Q1 dash plus say Q2 dash. Got it? ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखें। अब हमें कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन ऑब्टेन करना है, तो नेक्स्ट लाइन में लिखें। नेक्स्ट लाइन में लिखिए यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कॉमा डालें, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, कॉमा डालें, द टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम बिफोर कनेक्शंस is equal to the total charge of the system after connections. बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स total charge of the system before connections it was Q, and the total charge of the system after connections it was say Q dash. Q का वैल्यू Q1 प्लस Q2 मैं ऑलरेडी लिखवा चुका था, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। Q डैश लिखवा चुका हूं, Q1 डैश प्लस से Q2 डैश, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज दैट Q1 प्लस से Q2 इज इक्वल्स टू से Q1 डैश प्लस से Q2 डैश, और सॉरी Q2 डैश। ये बात समझ आ गई? तो स्टूडेंट्स Q1 इज रिटन एज से C1 V1, रिलेशनशिप बिटवीन चार्ज, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। Q1 पहले वाले कैपेसिटर पे चार्ज था जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस V1 लगाया था। क्लियर? दिस Q2 is written as C2 into V2. Q2 चार्ज था सेकेंड कैपेसिटर के ऊपर जब पोटेंशियल डिफरेंस V2 लगाया था और आपस में कनेक्टेड नहीं थे। Q1 dash it is written as C1 multiplied with V. चार्ज कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 है, ठीक है, और पोटेंशियल डिफरेंस अब जो बन गया या रह गया दैट इज V। आफ्टर कनेक्शंस की बात हो रही है। सिमिलरली दिस Q2 dash is written as C2 into V। चारों वैल्यूज यहां पर प्लेस करें, कॉपी करें, जल्दी से कॉपी करें। डन? इधर लिख रहा हूं। दिस इंप्लाइज दैट C1 V1 प्लस C2 V2 is written as C1 into V plus C2 into V। समझ आ गई बात? V is made common, it is C1 plus C2, C1 V1 प्लस से C2 V2। समझ आ गई ये भी बात? फिर इसके बाद this V is written as C1 V1 प्लस से C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस से C2। तो बेटा ये आ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। बात समझ आ गई? इतना काम क्लियर हो गया? ओके, कॉपी कर लें इसको। तो ये हमारा कैपेसिटर्स का काम हो गया कंप्लीट। मैं एक क्लास और दूंगा कैपेसिटर्स को और उसमें न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा दो इंपॉर्टेंट। पहला कि बेटा जब सर्किट कंप्लीट होता है, बैटरी लगी होती है, कॉम्बिनेशन होती है, तो हर कैपेसिटर पर चार्ज कितना होता है,
और हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कैसे निकाला जाता है। कॉम्बिनेशन में चार्ज स्टोर्ड और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एवरी कैपेसिटर एक यली टाइप का न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड लाइंस पे है, कॉम्पिटिटिव का फेवरेट होता है। दूसरा करके दिखाऊंगा कॉमन पोटेंशियल। एनर्जी स्टोर्ड के सीधे फॉर्मूला ओरिएंटेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।